अभी तक का पढ़ा हुआ हमारा केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये सब हमने अभी तक पढ़ लिया है. नेक्स्ट वी मूव ऑन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. We have learned in class 9th that during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element, nor do atoms disappear from the mixture, appear from elsewhere. Actually, chemical reaction involves the breaking and making the bonds between the atoms of and to produce the new substances. सिंपल ये तो नहीं है कि एक एटम के जब एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से मिलते हैं तो वो गायब हो जाते हैं या उड़ जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता. वो ऑफ कोर्स वो मिक्सिंग करते हैं. और मिक्सिंग कैसे होती है? उनकी बॉन्ड्स को तोड़ के. तो हमारी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन का नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में है क्या? तो इसमें हमें दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस slakline, releasing a large amount of heat. In this reaction, calcium oxide and water combine to form a single product, calcium hydroxide. Such reaction in which single product is formed from two or more reactants is called combination reaction. Then two or more reactants combined or mix to form one product called combination reaction. जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर एक नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, सिर्फ एक नया प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एग्जाम्पल है लेट्स ए रिएक्टेंट प्लस बी गिव्स सी रिएक्टेंट. वो सी प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट दो रिएक्टेंट, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, थ्री रिएक्टेंट्स. लेट्स टेक कैल्शियम, बुक का एग्जाम्पल है ये. कैल्शियम रिएक्ट विद कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, CaO, calcium oxide react with water, H2O gives CaOH2. कैल्शियम ऑक्साइड, Ca का मतलब कैल्शियम और O का मतलब ऑक्साइड, रिएक्ट कर रहे हैं वाटर से. ये हमें दे रहा है कैल्शियम और OH किसका साइन होता है? हाइड्रोक्साइड का. तो when calcium oxide react with H2O gives CaOH2. दो रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एंड दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड Let us discuss some more examples of combination reaction.
एक और एग्जांपल है इसका तुम्हारा, वो है बर्निंग ऑफ कोल। कोल को जलाने पर क्या होता है? सी, कार्बन की फॉर्म है कोल, कार्बन सॉलिड फॉर्म में, प्लस ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एयर में, गिव्स CO2। कार्बन ऑक्सीजन इन एयर जब मिक्स किए जाते हैं ये हमें देते हैं CO2। दो रिएक्टेंट गिव्स अ सिंगल प्रोडक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 and O2। formation of water from H2 and O2, hydrogen and oxygen। Simple, H2 plus O2 gives H2O, hydrogen plus oxygen gives water। तो इधर दो H है, इधर दो O है, मतलब LHS में H है हमारा 2, O भी है हमारा 2, बट इन RHS H हमारा है 2 और O है हमारा 1। इसको 2 करने के लिए हमें आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे हम कर नहीं सकते हैं, पूरे फॉर्मूले के आगे रखना पड़ेगा, तो अभी इसका भी हो गया मल्टीप्लाई और इसका भी हो गया। तो ये 2 हो चुका है और ये 4 हो चुका है। अब ये 4, इसको भी 4 करना पड़ेगा, तो इसको भी 4 करो, 4H2, 4H2, 2O2, 2O2। इज इट बैलेंस्ड? आंसर इज यस, बैलेंस्ड। अगेन रिपीट कर लेते हैं। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को आपस में मिक्सअप किया जाता है, उनको कंबाइन किया जाता है और वो एक नया प्रोडक्ट हमें देता है, दिस इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो A plus B gives C। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O gives us CaOH2। कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी से मिलाया जाता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है। ये 2 रिएक्टेंट को मिलाकर एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। सेम बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। जब कोल को जलाया जाता है, कोल के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, उसको जब जलाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब एयर में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का वो प्रोडक्शन करते हैं। पानी कैसे बनता है? H2O2 से। H2 को जब O2 के साथ मिलाया जाता है वो हमें देता है H2O और इसको बैलेंस कर दिया। In simple language, we can say that when 2 or more substances, compounds, elements combine to form a single product, reaction is called combination reaction। ये हम समझ ही चुके हैं। तो we also observe that the large amount of heat is evolved, this makes the reaction mixture warm। जब ज़्यादा हीट निकलेगी, इसका मतलब क्या है? जब पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है, ज़्यादा उबल जाता है, तभी उसमें से स्टीम निकलता है, हीट निकलती है। तो उसका मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन था हमारा, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ था, उस टाइम पे जो हमारा मिक्सचर होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें से हीट निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। इसी के अंदर, कॉम्बिनेशन के ही अंदर, हम पढ़ रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है? व्हेन heat is released along with
formation of product called exothermic reaction. जब when heat is released, heat रिलीज हो रही है along with the formation of product, दो रिएक्टेंट को बनाने के बाद प्रोडक्ट भी बन रहा है, प्रोडक्ट में से हीट भी रिलीज हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. बर्निंग ऑफ natural gas. We all know that we need energy to stay alive. हमें एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए. वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट. जो खाना हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है. ड्यूरिंग डिजेशन, रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक है. ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. ये हमने पढ़ रखा है भाइयों में कि हम जब डाइजेशन होता है हमारा, हम खाना खाने के बाद जो डाइजेशन होता है उसमें फूड जो होता है वो छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में बदल जाता है और उनसे हमें डिफरेंट वो मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, ग्लूकोज मिलता है. जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो जब टूट जाते हैं तो उनमें से ही ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है. दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन, वही ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और प्रोवाइड करता है हमें एनर्जी. इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन. और हमेशा याद रखना रेस्पायरेशन कब होती है? वो ग्लूकोज ब्लड में मिल गया ऑक्सीजन में मिलने के बाद वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है. तो हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं. C6H12O6 बहुत जाना पहचाना फॉर्मूला है ग्लूकोज का. ग्लूकोज जब O2 ब्लड में ऑक्सीजन 6, मतलब इसको बैलेंस करने पे 6O2 आ रहा है, तो जब 6O2 के साथ उसको कंबाइन किया जाता है तो ये 6CO2 बनाता है लिक्विड फॉर्म में और एक्वस फॉर्म में. 6H2O बनाता है, पानी में तो बनाएगा ही ना बॉडी में, लिक्विड फॉर्म में. और जो एनर्जी होती है रिलीज आउट हो जाती है. दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अगेन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जब दो रिएक्टेंट्स को आपस में मिलाया जा रहा है, उसमें से हमें प्रोडक्ट के साथ साथ ना एक एनर्जी भी रिलीज हो रही है, एक हीट भी रिलीज होती हुई दिख रही है. दिस इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. रेस्पायरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल. कभी कभार ये हमसे पूछ भी लिया जाता है कि रेस्पायरेशन का प्रोसेस कैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. तो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ, जो ब्लड में ऑक्सीजन मिली हुई होती है उसके साथ रिएक्ट करता है तो ये 6CO2 बनाता है, मतलब CO2 प्रोड्यूस करता है, H2O प्रोड्यूस करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है. जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना वो हम अपने काम करने में निकाल देते हैं, मतलब वो भी रिलीज ही हो रही है. दिस इज, तो इस तरीके से ये जो रिस्पायरेशन है इज द प्रोसेस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. Decomposition of vegetable matter into compost is also an. कोई भी सड़ी गली चीज़ें हैं उनको हमने और सड़ाया गलाया, उनमें से जो बहुत गंदी सी स्मेल आती है और उसमें से गैसियस फॉर्म में स्मेल आती है, तो वो क्या होती है? ऑल्सो वो भी एक तरह की एनर्जी ही है, एक तरह की हीट ही है उसमें से जो कि रिलीज आउट हो रही है. तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है. बायोगैस बनाई जाती है, वो भी एक एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है.
कॉम्बिनेशन से तो हम समझिए कि दो चीज़ों को मिला के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट के साथ अगर हीट रिलीज आउट हो रही है तो वह एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चलो इसका एग्जांपल भी देख लिया हमने। अब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद सेकेंड रिएक्शन पे मूव ऑन करते हैं, जो कि है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है? डीकॉम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेकआउट होना, किसी भी चीज़ को तोड़ देना। जैसे हमने कॉम्बिनेशन में दो रिएक्टेंट को मिला के एक प्रोडक्ट बनाया था, सेम उसी वे में डीकॉम्पोजिशन में हम एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बनाएंगे। एक रिएक्टेंट को हम दो प्रोडक्ट में तोड़ देंगे। दिस इज कॉल्ड एज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल लिया है FeSO4 फेरिक सल्फेट। FeSO4 को जब हीट किया गया तो हमें क्या क्या प्रोवाइड होगा? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। ये है आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट। जब हीट किया गया तो इसमें हमें प्रोवाइड किया Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3, ये दोनों गैसियस फॉर्म में है। तो हमने जब एक रिएक्टेंट को दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में तोड़ दिया, इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। In this reaction, you can observe that the single reactant break down to give simpler products. The decomposition reaction. इन गैसेस के नाम लिखने, आप नाम भी लिख दीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड, ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो हम डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन की एक अच्छी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। वो डेफिनेशन है when one reactant break down into two or more products called decomposition रिएक्शन। अब डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में एग्जाम्पल भी दे रखा है CaCO3, बहुत जाना माना नाम है ये तो। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट फेमसली कॉल्ड लाइमस्टोन। जब कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा जाता है, हीट किया जाता है, हीट करने से जब तोड़ा जाता है ना, तो ये हमें कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक लाइम कहा जाता है, और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड देता है। जब इसको हीट किया जाता है ना, तो एक तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम देता है, प्लस CO2 गैस देता है।
और भी काफ़ी एग्जाम्पल हैं इसमें। PbNO3 2 करके है, मतलब लेड नाइट्रेट। जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो हमें लेड ऑक्साइड मिलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है और ऑक्सीजन गैस मिलती है। एंड द मेन एग्जाम्पल, इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम नेक्स्ट कल करेंगे। तो आज हम सिर्फ इनकी जो थ्योरी पार्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जो कि मेन है AgCl का। AgCl, Ag का मतलब सिल्वर और Cl का मतलब क्लोराइड, क्लोरीन से बना क्लोराइड। जब AgCl को सनलाइट में रखा जाता है, सनलाइट का मतलब हीट ही हो रहा है ऑफ कोर्स, जब सनलाइट में रखा जाता है ना तो ये दो चीज़ों में टूट जाता है, एक तो सिल्वर में और एक Cl2 में, सिल्वर में और क्लोराइड में। क्लोराइड दो है, यहाँ एक है, दो कर दिए। अब यहाँ सिल्वर भी दो हो गए, यहाँ भी दो हो गए, दोनों तरफ ये बैलेंस्ड हो गई इक्वेशन। तो एक AgCl को जब सनलाइट में रखा जा रहा है तो ये दो प्रोडक्ट में टूट रहा है, एक तो Ag में और एक Cl2 में। इसी तरीके से एक तो सिल्वर क्लोराइड को हमने तोड़ा, अब हम सिल्वर ब्रोमाइड को तोड़ेंगे। सिल्वर ब्रोमाइड को हम तोड़ने जा रहे हैं, तो इसको भी हम सनलाइट में रख रहे हैं। ये भी सेम दो Ag और Br2 में टूटेगा। तो अब है द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। सिल्वर ब्रोमाइड, इसमें क्वेश्चन आता है और इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में क्या यूज होता है। तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में हमेशा सिल्वर ब्रोमाइड यूज होगा, ना कि सिल्वर क्लोराइड। We have seen that the decomposition reaction require energy either in the form of heat, light, electricity, or break down the reactant. Reaction in which energy absorbed. हमने इसमें क्या देखा, हमने इसमें बहुत बड़ी चीज़ देखी। कम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या देखा था, दो चीज़ें मिला के एक तो प्रोडक्ट तो बन ही रहा है लेकिन उनमें से एक एनर्जी भी निकल रही है, तो वो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। इसमें हमने क्या देखा कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में ना हमें एक रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए ना कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए। ये है CaCO3, इसको जब हीट मिली तब ये टूटा, एक एनर्जी मिली, एब्जॉर्ब करी। AgCl को सनलाइट की हीट मिली तब टूटा, AgBr को सनलाइट मिली तब टूटा, FeSO4 को जब हीट मिली तब टूटा। मतलब इसमें हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसमें हीट ले रहे हैं, ना कि हीट रिलीज कर रहे हैं। हीट रिलीज हो रही थी कम्बिनेशन रिएक्शन में और डीकम्पोजिशन उसका उल्टा। एक तो कम्बिनेशन में दो को जोड़ के एक बन रहा था, इसमें से एक को तोड़ के दो बन रहे हैं। उसमें रिलीज हो रही थी, इसमें एब्जॉर्ब हो रही है। और जो रिएक्शंस एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं उन रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। Endothermic reaction, the reaction which absorb energy called
एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो रिलीज करती है वो एक्सोथर्मिक, बट जो एब्जॉर्ब करती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब आ जाती है इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट से ही समझ जाते हैं हम कि किसी चीज को डिस्प्लेस करना। डिस्प्लेस मतलब अपनी जगह से हटा के दूसरी जगह ले जाना। So what is displacement reaction? दो आयरन नेल रखी मैंने एक साथ। एक जो थी आयरन नेल वो मैंने वैसी की वैसी ही रख दी। एक आयरन नेल के ऊपर मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लगा दिया। क्या फर्क पड़ेगा? ये वैसे एक एक्टिविटी का पार्ट है। तो इसमें क्या था, एक तो सिंपल वाटर था, वाटर में मैंने एक आयरन नेल डाल दी, ठीक है। दूसरी जगह मैंने सिंपल कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल डाल दी। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है ना वो ब्लू कलर का होता है। तो ना ब्लू कलर छोड़ के ना आयरन के ऊपर ब्राउनिश कलर की लेयर बना लेते हैं। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस एक्टिविटी। तो क्या केमिकल रिएक्शन हुई थी उस टाइम पे, वो ये थी हम पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि जो Fe है, आयरन को मैंने अभी हम इनके सिंबल्स भी ना यूज करके सिर्फ इनके मेटल्स वगैरह देखते हैं। Fe को मैंने CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ मिलाया तो मुझे मिला क्या, FeSO4 प्लस Cu। FeSO4 प्लस Cu कुछ उल्टा उल्टा लग रहा है। यहाँ Fe अकेला था, यहाँ कॉपर अकेला है, यहाँ कॉपर सल्फेट के साथ है, पर यहाँ उल्टा हो गया, आयरन सल्फेट के साथ हो गया। अगर रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी तो उसमें हमें पता चला होगा कि जो आयरन होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। बस फिर तो हम समझ ही जाते हैं, व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिव का मतलब वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसको डिस्प्लेस कर सकता है, उसको अपनी जगह से हटा सकता है, उसकी जगह आ सकता है। व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस less reactive metal and form product called displacement reaction। जो मोर रिएक्टिव मेटल मतलब आयरन, कॉपर को जब उसने डिस्प्लेस कर दिया तो उसने कॉपर की जगह लेकर कॉपर को अपनी जगह दे दी। यहाँ आयरन अकेला था, वहाँ उसने उसको कॉपर को जगह दे दी अपनी। सेम ऐसे ही सेम एग्जांपल है आयरन की जगह जिंक का। जिंक भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसका मतलब PbCuCl2। Pb का मतलब होता है लेड, लेड का मतलब कांच, PbCuCl2 gives PbCl2 plus C। कॉपर तो लेस रिएक्टिव होता ही है सबसे मोस्टली। तो जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। सिंपल, यही थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स
लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं, अपनी जगह से हटा के उसकी जगह ले लेते हैं. दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन आ गई स्टार्ट में कि वाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर कॉल्ड द प्रेसिपिटेट. कभी भी कोई भी रिएक्शन करते हैं उसमें वाइट कलर का सब्सटेंस विच इज insoluble in water is called precipitate. पाउडर जैसा होता है, मतलब वाइट कलर का पाउडर होगा, पानी में सही से घुलेगा नहीं, या तो बैठ जाएगा या फिर उस पर ऊपर ही रहेगा. दिस इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेट. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. जो भी रिएक्शन प्रेसिपिटेट फॉर्म करती है, एनी रिएक्शन विच फॉर्म प्रेसिपिटेट, जिसमें प्रेसिपिटेट मतलब वाइट कलर का सब्सटेंस बन रहा है, इनसॉल्युबल है जो, इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. Example of this precipitation reaction Na2SO4. Na2SO4. Na2 मतलब सोडियम, SO4 मतलब सल्फेट, सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड. BaCl2 बेरियम क्लोराइड को जब आपस में मिलाया जाता है तो क्या होता है, BaSO4 बन जाता है. बेरियम SO4 के साथ रिएक्ट कर लेता है और Na2Cl2 के साथ कर लेता है. BaSO4 बन जाता है और NaCl2 बन जाता है. इसको 2NaCl कहते हैं. ये दोनों 2 है. तो व्हाट दिस कॉजेज वाइट प्रेसिपिटेट. इसमें वाइट प्रेसिपिटेट क्या है, इसमें वाइट प्रेसिपिटेट है बेरियम सल्फेट. ये है इधर का प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट तो बन ही रहा है, मतलब ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो है. कुछ चेंजेस भी हुए हैं. इधर Na2SO4 था, इधर BaCl2 था. Na2 Ba से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये इसकी जगह बदल लेगा, इसलिए ये बदल गई जगह. तो मतलब दो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है. इसकी डिस्प्लेसमेंट इसके साथ हो रही है और इसकी इसके साथ हो रही है. तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है. तो द वाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 is formed by SO4 और Ba का mixture. The other product is sodium chloride which remains in the solution. Such a reaction in which there is an exchange of ions between the reactants is called double displacement reaction. इसमें आयंस बदले गए हैं भाई. यहाँ BaCl2 के साथ था, वहाँ BaSO4 के साथ चला गया, आयंस बदले गए हैं. तो when exchange of ions takes place, reaction
is called double displacement reaction, DD reaction, double displacement. मूव ऑन करते हैं हमारी लास्ट एंड फिफ्थ रिएक्शन पे, जो कि है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, सीधा बोले तो रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। फिफ्थ है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर, ये तो हमें एग्जाम्पल, ये एक्टिविटी पढ़नी पड़ेगी। इसमें क्या है कि हमने बर्नर के ऊपर एक बर्नर रखा, बर्नर पे ऊपर एक मतलब ऐसा पैलेट सा बिछा दिया, और मतलब सिंपल जैसे हम गैस पे गर्म करते हैं, सेम उसी तरीके से एक चाइना डिश में कॉपर का पाउडर सिंपल उसको गर्म कर रहे हैं हम, और हम उसमें क्या देखेंगे कि जो कॉपर है ना वो थोड़ी देर में ही ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक क्यों हो जाएगा, उसका रिएक्शन, उसका एग्जाम मतलब उसका रीज़न ये है कि जो कॉपर है ना वो बाहर खुली हवा में ऑक्सीजन में ऑफ कोर्स गर्म किया जा रहा है। जब ऑक्सीजन में गर्म किया जा रहा है तो जब मैग्नीशियम रिबन को गर्म चलाया जा रहा था तो उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन गई थी, तो ऑफकोर्स कॉपर के साथ भी एक ऑक्साइड की लेयर बनेगी जिसको हम कॉपर ऑक्साइड की लेयर कहते हैं, और वो ब्लैक कलर की होती है। तो ऑक्सीजन भाई, कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है तो हमें CuO मिल रहा है, मतलब कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है जो कि ब्लैक कलर का होता है। ऑक्सीजन मिली है इसमें, जब ऑक्सीजन का किसी में एडिशन होता है, when addition of oxygen and reduction of hydrogen takes place called ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब ऑक्सीजन किसी चीज में मिल रही है ना, इसका मतलब उसमें से ना हाइड्रोजन बाहर जा रही है, हाइड्रोजन उसमें से कम हो रही है। तो सिंपल मेन चीज तो हमारी ये है, व्हेन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब है इसमें इसका उल्टा, CuO कॉपर ऑक्साइड में जब मैंने H2 मिला दिया ना तो मेरे को मिलेगा Cu कॉपर और H2O। अब इधर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तभी ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, कॉपर के साथ तो नहीं है। तो है व्हेन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड reduction of oxygen is called reduction। रिडक्शन की जगह तुम ये लिखना चाहती हो, व्हेन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड लूजेस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ऐसा प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन जुड़ रही है पर ऑक्सीजन निकल रही है उसको रिडक्शन कहते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है पर हाइड्रोजन निकल रही है उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ये रहे इन दोनों के एग्जांपल। रिडॉक्स क्या होता है, रिडक्शन का री और रीड और ऑक्सीडेशन का ऑक्स। जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहे हैं दिस इज कॉल्ड द रिडॉक्स रिएक्शन।
when both reduction and oxidation takes place called redox reaction. उसी को redox reaction कहा जाता है. एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका. CuO प्लस जब H2 मिलाया गया इसमें तो हमें मिला इसमें Cu प्लस O2 सॉरी H2. हाइड्रोजन यहाँ पे अकेला था और हाइड्रोजन को यहाँ पे ऑक्सीजन मिल गया, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया. दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन था पर यहाँ पे जाके कॉपर अकेला हो गया. दिस इज कॉल्ड रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन वो ऑक्सीजन हट गया तो रिडक्शन. ऑक्सीडेशन वो ऑक्सीजन मिल गया तो ऑक्सीडेशन. और भी एग्जाम्पल है. ZnO plus C gives ZnCO. Simple. Zinc oxide plus C gives Zn plus CO. इधर Zn के साथ O था पर इधर जाके अकेला हो गया, मतलब रिडक्शन हुआ. इधर C अकेला था पर उधर जाके ऑक्सीजन मिल गया, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ. तो मेरे हिसाब से पांचों हमें रिएक्शन पता चल गए. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन. इनके बीच में हमने कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ा था जो थी एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. आगे चलते हैं. व्हाट इज कोरोजन एंड रेसिडिटी और चैप्टर खत्म. कोरोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल. सिंपल बोले तो जब मेटल बाहर पड़ा हुआ है, मॉइस्चर में पड़ा है, पानी में पड़ा है, तो उसके ऊपर ना एक लेयर बन जाती है जिसको हम कोरोजन कहते हैं. मतलब वो मेटल खराब होना शुरू हो जाता है. जैसे कि आयरन बेस्ट एग्जांपल. आयरन में हमेशा रस्टिंग होती है. कोरोजन क्या होता है? तो कोरोजन सिंपल होता है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल. मेटल का एक ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल को ही ये बोलते हैं कोरोजन. मतलब जो मेटल है वो कैसा होना स्टार्ट हो गया? डैमेज, खराब होना स्टार्ट हो चुका है. तो जब भी हम कोई एक आयरन आर्टिकल बाहर छोड़ देते हैं मॉइस्चर में, पानी में या हवा में, सिंपल, तो वो कैसा होने लगता है? वो रेडिश ब्राउन कलर का होने लगता है धीरे 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 धीरे. उसी को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन में जंग लगना. आयरन में हमेशा जो आयरन में डैमेज होता है ना वो हमेशा रस्टिंग होती है, जिसपे रेडिश ब्राउन कलर की लेयर चढ़ने लगती है जो कि उस आयरन को धीरे धीरे खराब करना शुरू कर देती है. सम अदर मेटल्स टू गेट टार्निश. टार्निश मतलब उनकी चमक, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाती है. तो हैव यू नोटिस्ड द कलर ऑफ कोटिंग ऑफ कॉपर एंड सिल्वर? तो व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस इन मॉइस्चर, एसिड, वाटर, इट इज कॉल्ड कोरोड. कोरोजन जिस मेटल में होती है उस मेटल को कोरोड कहा जाता है. मेटल इन विच कोरोजन हैपन होती है उसको हम कोरोड मेटल कहते हैं. और है इसमें तुम्हारा द ब्लैक कोटिंग इज ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर. जब कॉपर है ना, कॉपर में जब कोरोजन होने लगती है तो उसमें ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है. और सिल्वर में जब होती है तो उसमें ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है. पायल वगैरह देखिए
पायल देखना, पायल थोड़े दिन तो बहुत चमकेगी, लेकिन थोड़े दिन बाद उन पर ब्लैक कलर की कोटिंग आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो हमेशा हवा से इंटरेक्ट करती है, कोरोजन हो जाता है। कॉपर जो है, कॉपर का जो जग वगैरह होता है उनको देखना, उनमें पानी भरोगे, ज़्यादा दिन तक रखा छोड़ दोगे, उसमें ग्रीन कलर की कोटिंग आने लगेगी, जो कि कोरोजन होता है। अब आती है हमारे लास्ट टॉपिक, रेंसिडिटी। व्हाट इज रेंसिडिटी? तो कभी भी कोई भी ऑयली फूड वगैरह रखे होते हैं जिनमें फैट प्रेजेंट होता है, घी वगैरह होता है, इनको ऐसे खाने को, तुम चिप्स सेक दो, चिप्स को सेकने के बाद तुम बाहर रख दो, जो घर के चिप्स होते हैं उनको जब आप बाहर रख दोगे, उनमें ऑयल प्रेजेंट होता है, उनमें फैट प्रेजेंट होता है, वो धीरे धीरे जब एयर से इंटरेक्ट करेगा ना, वो धीरे धीरे वो वैसा हो जाता है, एकदम लूज सा। चिप्स वैसे कितना क्रंची होता है, बट एयर से इंटरेक्ट करने के बाद वो बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है। इसका मतलब होता है रेंसिडिटी। उसने अपनी वो एक्चुअल प्रॉपर्टीज छोड़ दी है। तो व्हेन फैट और ऑयल आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड। व्हेन फैटी या फिर ऑयली थिंग्स जो होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है, कॉल्ड रेंसिड, उनको रेंसिड चीजें कहा जाता है, रेंसिड थिंग्स। ठीक है, एग्जाम्पल तुम कुछ भी ले लो, चिप्स ले लो, बिस्किट ले लो, एक्सेट्रा। तो व्हेन ऑयल कंटेनिंग फूड लेफ्ट फॉर सम टाइम इट गेट्स रेंसिड। इसी प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं, प्रोसेस कॉल्ड रेंसिडिटी। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे, और उससे नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन से पहले हम इस चैप्टर की एक्टिविटीज करेंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।